मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था 14 और हम पढ़ रहे थे आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। हमने पढ़ लिया था प्रति व्यक्ति आय के बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में, राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। मैंने आपको अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र बताए थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और तीनों के बारे में डिटेल से भी बता दिया था कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से जो आर्थिक क्रियाएं होती है वो कौन सी आती हैं, द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं और तृतीय क्षेत्र में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं। हमने क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था और उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व भी मैंने आपको बता दिया था कि आजकल तृतीय क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है और उत्पादकता में इसका क्या रोल निभा रहा है। ये सारा मैंने आपको बता दिया था। ये भी बता दिया था कि देश की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का कितना बड़ा रोल है, कितना परसेंटेज इसमें भाग है। फिर हमने आगे स्टार्ट किया था आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास। तो मैंने कल यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था। अब आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक इसका ही आगे का टॉपिक है और वो है आर्थिक वृद्धि। तो आर्थिक वृद्धि, आर्थिक से मतलब क्या होता है? आर्थिक का मतलब होता है अर्थ का मतलब होता है कमाना या पैसा, और आर्थिक का मतलब होता है कि कमाने के लिए की गई क्रिया, उसको कहा जाता है आर्थिक। ठीक है। और वृद्धि की कमाने की जो क्रिया है उसमें क्या वृद्धि की जा सकती है, कैसे वृद्धि की जा सकती है, मतलब कौन से क्षेत्र में इतनी वृद्धि की जाए कि ताकि देश की अर्थव्यवस्था में क्या हो, इजाफा हो या लाभ हो। ठीक है। तो चलते हैं आगे, हम लोग आगे पढ़ते हैं। समय समय के साथ राष्ट्र के वास्तविक उत्पादन या आय के स्तर में वृद्धि होना ही आर्थिक वृद्धि कहलाती है। यानी समय समय पे आपने देखा होगा हर साल देश के अंदर कोई भी टेक्निक्स आती हैं या कोई नई टेक्निक आती है तो उससे कुछ न कुछ बेनिफिट्स ही होते हैं। और जहाँ पहले, अब देखो मैं आपको प्राचीन काल की बात बताती हूँ कि पहले प्राचीन काल में या अभी कुछ सालों पहले बात करें, अपन 30-40 साल पहले काम करें, तो हमारे पास मशीनें इतनी नहीं थी। तो हमारे यहाँ पर कोई भी वस्तुएं बन रही थी वो एक लिमिट में बन रही थी, एक सीमा में बन रही थी, है ना। लेकिन अब क्या आ गई है हमारे यहाँ पर, अब हमारे यहाँ टेक्निक्स आ गई हैं, मशीनें आ गई हैं। जहाँ 10 मजदूर काम किया करते थे, अब वहाँ 10 मजदूरों की जगह एक मशीन काम करती है। तो क्या हुआ हमारे यहाँ पर, उत्पादन में वृद्धि हुई, और उत्पादन में अगर वृद्धि हुई तो आय में भी वृद्धि हुई। ठीक है। तो अगर उत्पादन में वृद्धि होगी तो आय में वृद्धि होगी, और आय में वृद्धि होगी तो एक देश के व्यक्ति का स्तर है, सामान्य स्तर है, जीवन स्तर है, उसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ कि आर्थिक वृद्धि बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय को सूचित करती है। मैंने अभी भी जस्ट बोली है ये बात कि अगर किसी चीज़ में वृद्धि हो रही है, आर्थिक वृद्धि हो रही है, तो बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को दिखाती है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति की आय में वृद्धि हुई या एक व्यक्ति की कमाई में वृद्धि हुई, है ना, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो देश का जो सिस्टम है वो भी कैसे होगा, उसमें भी बदलाव आएगा, एक स्टैंडर्ड बदल जाएगा पूरा सब कुछ, है ना। फिर यह अर्थव्यवस्था के आकार में परिवर्तन का प्रत्यक्ष माप है। ये मैं बता ही रही हूँ आपको। आमतौर पे इसे कल्याण के एक माप के रूप में देखा जाए। कल्याण का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मानव है, अब तक वो गरीबी का जीवन जी रहा था, उसके पास कोई भी सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसके पास में पैसा आया तो उसको सुख सुविधाएं मिली और उसके जीवन में क्या आ गया, एक बदलाव सा आ गया। यानी कि अब तक वो उसको एक टाइम की रोटी भी पूरी भरपेट नहीं मिलती थी, अब उसको 2 टाइम रोटी भी मिल रही है, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे पा रहा है, उनका अच्छा लालन पालन भी कर पा रहा है। समझ में आ रही है मेरी बातें? तो एक तरह से उसके बदलाव आ गया। और कुछ लोग जिनके पास पैसा होता है वो दान पुण्य भी कर देते हैं। तो ये अगर किसी के पास में एक्स्ट्रा मनी होती है तो दान पुण्य की भी सोचता है, यानी दूसरे लोगों के कल्याण की बातें भी करता है। और अगर पैसा ही नहीं होता है तो लोग छीनने की कोशिश करते हैं, छीन चपाटा करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। तो राष्ट्र के प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय एवं पूंजीगत संसाधनों की मात्रा तथा गुणवत्ता में वृद्धि कर उनके कुशल उपयोग द्वारा उत्पादन या आय के उच्च स्तर को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही आर्थिक वृद्धि कहलाती है। आर्थिक वृद्धि एक दीर्घकालीन मात्रात्मक वृद्धि है, यानी ये लॉन्ग प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। आर्थिक 1-2 दिन में ये थोड़ी है कि हमने कल कमाई करके आए 2-3 घंटे, ये लो जी 1 लाख रुपये आ गए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम नौकरी कर रहे हैं अभी तो ठीक है, हमारा मान लीजिए गरीब व्यक्ति है, नौकरी कर रहा है, समझना, ठीक है। तो अब तक तो उसके खाने को नहीं थे, अब वो धीरे धीरे पहले क्या करेगा, वो अपने जो भी कर्जे हैं पहले उनको माफ़ करना स्टार्ट करेगा। फिर उसके पास में एक्स्ट्रा इनकम आनी स्टार्ट करेगी। तो एक्स्ट्रा इनकम मतलब जो कमाई है वो सेव करना स्टार्ट करेगा, इनकम बचाएगा। फिर वो क्या करेगा, उससे कुछ अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों को खरीदना स्टार्ट करेगा। और धीरे धीरे उसके पास में जैसे जैसे आय की वृद्धि होती जाएगी, ऐसे धीरे धीरे उसके पास में क्या होता चला जाएगा, यानी उसके जीवन के स्तर में बदलाव आता चला जाएगा। और ये एक प्रोसेस कैसा है, 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है, ये सालों का प्रोसेस है।
ठीक है। आर्थिक वृद्धि के गुणात्मक आयाम नहीं होते हैं, यह मूल्य विहीन अवधारणा है। मूल्य मतलब मेरे किस इस अवधारणा को कभी भी बदला जाता है, कभी भी बदल से लचीली है ये। इसकी जो परिभाषा है वो कैसी है, मतलब लचीली है। जब अच्छी आय हुई तो आर्थिक वृद्धि हो गई, जब अच्छी आय नहीं हुई या अच्छी कमाइयाँ नहीं हुई या अच्छा उत्पादन नहीं हुआ तो क्या हो गया, आर्थिक वृद्धि नहीं हो पाएगी या उसमें कमी आ जाएगी। आर्थिक वृद्धि में सामाजिक, राजनीतिक, संस्थागत इत्यादि स्थितियों में होने वाले परिवर्तन पे कोई विचार नहीं किया जाता है, यानी इन तीनों में कोई बदलाव नहीं देखा जा सकता। अब आएगा हमारा आगे का टॉपिक आर्थिक विकास। आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि की तुलना में व्यापक अवधारणा है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है और इसके साथ साथ सामाजिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक स्वरूप, संस्थागत ढांचे, उत्पादन की तकनीक तथा अर्थव्यवस्था की संरचना में भी अनुकूल परिवर्तन होते हैं। अब यहाँ तो हमने बात की थी आर्थिक वृद्धि की, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और संस्थागत ढांचे की बातें नहीं की जाती, लेकिन जहाँ विकास वर्ड आ जाता है, विकास का मतलब डेवलपमेंट की जहाँ बात आती है, तो डेवलपमेंट जहाँ आ गया, समझ लीजिए एक व्यक्ति के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संस्थागत ढांचों की बात करना स्टार्ट किया, क्योंकि एक व्यक्ति को उसको सिर्फ कमाने के लिए ही कमाई कर रहा है अगर एक व्यक्ति, या कमाने के लिए ही उसको ये नहीं कह सकते कि हाँ इसका मतलब इसका अच्छा जीवन है, नहीं। जब तक उसके जीवन में उस कमाए हुए धन से अगर कोई बदलाव नहीं आता है तो उसमें समझ लीजिए कोई विकास नहीं हो रहा है। लेकिन एक व्यक्ति अगर कमा रहा है, उसके पास पैसा आया और उसके जीवन में बिल्कुल बदलाव आ गया हो, या उसका जीवन स्तर बिल्कुल बदल गया हो, या जीने का तरीका बदल गया हो, तो समझ लीजिए उसके क्या हुआ है, उसमें उसका डेवलपमेंट हुआ, उसका विकास हुआ है। बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि अब तक वो 2 टाइम की रोटी भी ढंग से नहीं खा पाता था, अब वो रोटी भी खाने लगा है, 2 टाइम की रोटी के साथ साथ पकवान भी खाने लगा है, वो कहीं पर घूमने फिरने भी लगा है, अपने बच्चों को शिक्षा भी देने लगा है, अब उसने मकान भी खरीद लिया, तो और उसका जो समाज में स्टेटस है वो भी बढ़ गया है। लोग पहले सम्मान नहीं करते थे उसका जब पैसा नहीं था, अब लोग उसका सम्मान करने लग गए। ठीक है, तो ये बदलाव जो आ रहे हैं यही आर्थिक विकास कहलाता है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कल्याण को सुनिश्चित करती है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया के गुणात्मक आयाम होते हैं। गुणात्मक मतलब किस गुण दिखाई देते हैं, यानी ये जब विकास होता है व्यक्ति का तो उसका गुण हमको दिखाई देता है। तो ये कैसा विकास है, ये गुणात्मक है। और आर्थिक वृद्धि कैसा था, मात्रात्मक, सिर्फ मात्रा दर्शित करता था कि हाँ भाई इसको एक इतना, जैसे मान लीजिए उसने 5 घंटे काम किया, 5 घंटे के उसको 1000 रुपये दे दिए, तो उसकी गुणात्मकता नहीं दिखाएगा आर्थिक वृद्धि, सिर्फ उसका ये दिखाएगा हाँ भाई इसने 5 घंटे के इतने पैसे लिए हैं। लेकिन यहाँ पर गुणात्मकता में क्या दिखेगा कि उस 5 घंटे के जो 1000 रुपये मिले और उसने शाम को क्या किया, पकवान खाए और उसने अपना जीवन वो कैसा ज़िंदगी जी, मतलब खाना खा के कैसा हो गया, वो खुश हो गया, उसके बच्चे खुश हो गए। ठीक है, तो उसमें ये जो बदलाव हुआ है, बदलाव आया या परिवर्तन आया, ये गुणात्मक है, यानी हमको गुणात्मकता के रूप में दिख रहा है कि यानी कि उसमें विशेषता दिखाई दे रही है। आगे समझ में ये बात। गुणात्मक आयामों को वास्तविक राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। आर्थिक वृद्धि तथा अनुकूल सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं संस्थागत परिवर्तनों का योग है आर्थिक विकास कहलाता है। इन सबको मिलाकर के ये क्या कहलाता है, आर्थिक विकास। चूँकि आर्थिक विकास एक महत्वपूर्ण आयाम आर्थिक वृद्धि है, अतः कहा जा सकता है कि बिना वृद्धि के, यानी बिना कमाई के, समझ रहे हो मेरी बात को, जब तक उसकी कमाई में कोई इजाफा नहीं होगा या उसकी आर्थिक क्रियाओं को मिला हुआ पैसे में कोई वृद्धि नहीं होगी तो उसका विकास होना भी संभव नहीं है। यानी एक दूसरे के क्या है, ये पूरक है। समझ में आई। किसी भी राष्ट्र के विकास के स्तर तथा कल्याण के मापक के रूप में आर्थिक विकास को आर्थिक वृद्धि की तुलना में अधिक उपयुक्त माना जाता है। लेकिन आर्थिक वृद्धि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको माना जाता है, विकास को। मैंने अभी जस्ट बताया कि डेवलपमेंट दिखाई देना चाहिए एक व्यक्ति में। अगर एक व्यक्ति के पास में अच्छी कमाई कर रहा है, अच्छा जीवन जी रहा है, तो अगर उसकी गुणात्मकता उसमें दिखाई दे रही है तो यानी कि कैसा जीवन है, यानी कि कैसा विकास हो रहा है उसका आर्थिक विकास हो रहा है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के विकास के क्रम में जब यह स्वीकार किया जाता है कि राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का स्तर विकास की कुछ अन्य अवधारणाएं यथा सतत विकास, समावेशी विकास, मानव विकास आदि भी अत्यधिक लोकप्रिय हुई है। तो हम पढ़ते हैं सतत विकास क्या होता है, या धारणीय विकास क्या होता है, या पोषणीय विकास क्या होता है। सतत का मतलब होता है कंटिन्यू। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि जब एक व्यक्ति कमा रहा है तो वो एकदम से उसमें आर्थिक विकास जो होगा वो एकदम से अचानक से नहीं होगा। एक टाइम पीरियड या जो वृद्धि होगी उसकी वो दीर्घकालीन प्रोसेस में होगी। यानी आज उसने कमाया
साल भर के अंदर उसके पास में पैसा जुड़ेगा, फिर उससे वो चीज़ें खरीदना, अपने सुख सुविधाओं की चीज़ों को खरीदना स्टार्ट करेगा, अपने जीवन के स्तर की जीवन जीने के स्तर को चेंज, लाइफ स्टाइल को चेंज करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक हमको कंटिन्यूटी चाहिए, यानी कि ये ऐसा नहीं कि आज जॉब कर ली कल जॉब छोड़ दी तो ऑफिस से जॉबलेस होती है, फिर उसके वजह से पैसे की कमी आ जाएगी, यानी उसका आर्थिक वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आवश्यक है कि आज सतत विकास होगा तो भावी पीढ़ियों तक उसको क्या किया जाएगा, संतुष्ट किया जाएगा। तो इसमें आगे हम पढ़ लेते हैं कि क्या होता है ये। तो सतत मतलब कंटिन्यू, और विकास का मतलब यानी कंटिन्यू डेवलपमेंट वह है, यानी सतत विकास वह है जो भावी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। जैसे मान लीजिए आज आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स आपको जो सुख सुविधाएं दे पा रहे हैं, हो सकता है वो सुख सुविधाएं उनके पास नहीं रही हो। जैसे कि आज आप जो एजुकेशन आप लोग प्राप्त कर रहे हैं वो एजुकेशन आपके पेरेंट्स के टाइम में नहीं रही होगी, लेकिन आज उनको लगा कि भाई हमारे पास इस चीज़ की कमी थी तब हम इस वजह से एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर पाए, तो आज वो आपको दे पा रहे हैं, तो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए वो संरक्षित कर पा रहे हैं। और अगर ऐसा ही हो रहा है तो वही क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। समझ में आ रही है? यानी आप आने वाली पीढ़ी के लिए उस चीज़ को संभाल के रखते हैं या उसका पोषण कर पाते हैं या उनको दे पाते हैं वो चीज़, तो आप क्या कर पा रहे हैं, सतत विकास कर पा रहे हैं। ठीक है, तो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना, यह आर्थिक विकास है जो प्राकृतिक संसाधनों को हानि पहुँचाए बिना किया जाता है। कहा जा सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों की निरंतरता को बनाए रखते हुए जो आर्थिक विकास किया जाता है वही विकास डेवलपमेंट है। यानी हमारे पूर्वजों का धन हमारे ही काम आता है। ठीक है, भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित किया जाता है और पूर्वजों के धन से ही हमको हमारी क्या मिलती है। आज आपके फादर ने मकान खरीदा होगा, आज उसमें आपके फादर रह रहे हैं, अब फिर आप रहेंगे, फिर आपकी आने वाली पीढ़ी रहेगी। तो ये सब क्या है, एक डेवलपमेंट है। यानी आपको उन चीज़ों की कमी नहीं शो होगी जो उन लोगों ने सहन करी होगी, तो उनको लगा तो उन्होंने संरक्षित करना स्टार्ट किया। तो ये सतत विकास है, सतत पोषणीय या धारणीय विकास है। समावेशी विकास देखते हैं। समावेशी का ये मतलब होता है जिसमें सबके बारे में सोचा जाए, यानी सबको मिला के सोचा जाए। ऐसे नहीं कि आपने अपने बारे में सोच लिया, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें सबके, यानी आप अपने बारे में भी सोचोगे, आप अपने बच्चों के बारे में सोचोगे, आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचोगे, आप अपने मतलब फ्रेंड्स के बारे में भी सोचोगे, है ना। आप कोई काम करने जा रहे हो तो आप सबके बारे में कल्याण की बातें सोचोगे, तो वो कैसा विकास कहलाएगा, वो समावेशी विकास कहलाएगा। समझ में आया? जिसके बारे में सबके बारे में सोचा जाता है वही समावेशी। समावेशी विकास ये सुनिश्चित करता है कि विकास के लिए लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाया जाए। अनेक लोग लिंग, भाषा, क्षेत्र के भेदभाव, गरीबी तथा शारीरिक असमर्थता के कारण आर्थिक विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं। समावेशी विकास समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करते हैं, करने में बल देते हैं। यह एक व्यापक अवधारणा है जो आय की समानता के साथ साथ अवसर की समानता तथा जीवन के सभी आयामों में समान मानवीय अधिकारों का समर्थन करती है। आगे समझ में, मैंने भी जस्ट आपको बोली कि समावेशी विकास का मतलब है जिसमें सबके बारे में सोचा है। तो समाज में सब तरह के लोग रहते हैं, गरीब भी रहता है, अमीर भी रहता है, और लूला लंगड़े भी रहते हैं, विकलांग जिसे हम बोलते हैं, विकलांग भी रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो अच्छे शरीर से मजबूत है या स्वस्थ है उसी का विकास किया जाए, नहीं। हमको समाज के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में सोचना है, और ये फ़र्ज होता है किसका, सरकार का। सरकार सभी को, चाहे वो विकलांग हो, चाहे शारीरिक तौर से नॉर्मल हो, या फिर मतलब समाज में ऊंचा गरीब हो या फिर अमीर हो, उसका अवसर देता है। और आपको ध्यान हो तो हमारे संविधान में हमारे अधिकारों की बात की जाती है, और उसमें सबसे पहले जो अधिकार की बात की जाती है वो होता है समानता का अधिकार। यानी हर व्यक्ति, देश का जो भी व्यक्ति है उसको सबको समान अधिकार प्राप्त है। तो सबसे पहली बात ये होगी, यानी कि किसकी बात की हमने, समावेशी विकास की। तो देश में हर सामाजिक व्यक्ति को साथ लेके चलना या सभी व्यक्तियों का विकास करना ही क्या कहलाता है, समावेशी विकास कहलाता है। आइए मानव विकास पे। अब मानव विकास क्या होता है, इसमें मानव के बारे में सोचा जाता है। तो मानव का जो उसमें सोचा जाएगा तो उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ उसको पढ़ा दिया तो ये लो जी भाई मानव का विकास हो गया, नहीं। मानव विकास का मतलब होता है उसके हर क्षेत्र में, जैसे सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सब के बारे में सोचना ही क्या कहलाता है, मानव विकास। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति की कामना करना। एक देश की सरकार एक स्वस्थ, अपनी जनता को एक स्वस्थ क्या देना चाहती है, जीवन देना चाहती है। उसको आर्थिक विकास में, यानी उसको जॉब भी देना चाहती है, उसको पढ़ाना भी चाहती है, उसको मतलब उसको राजनीति में या मतलब उसको प्रशासनिक क्षेत्र में उसको पूरे अधिकार भी देती है। तो ये जो सोची जा रही है ये बात, ये कैसा विकास है, ये मानव विकास है। ठीक है, तो मानव विकास की अवधारणा 1990 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक की
रचना के साथ मुखर हुई थी, जिसको HDI बोलते हैं, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, मानव विकास सूचकांक की रचना के साथ मुखर हुई। महबूब उल हक के नेतृत्व में, महबूब उल पाकिस्तान के थे, इन्होंने बात की उस वक्त हमारे टाइम उस ज़माने में कि भाई हमें मानव के बारे में सोचना चाहिए और मानव के इस पक्ष पर ध्यान देना चाहिए, और मानव के सभी पक्षों को जब हम ध्यान देंगे या चहुँ और विकास करेंगे तभी व्यक्ति का क्या होगा, मानव विकास का या मानव कल्याण की बात हो सकेगी। तो इसके लिए पाकिस्तान के जो महबूब उल हक के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 3 व्यापक आयामों तथा आयाम यथा जिस वो 3 आयाम कौन कौन से थे। सबसे पहले शिक्षा यानी ज्ञान हो गया, दूसरा स्वास्थ्य हो गया, यानी स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए व्यक्ति का, अच्छा होना चाहिए, यानी लॉन्ग लाइफ जीना चाहिए, यानी मिनिमम कम से कम 70 से 75 साल तो उसको जीना चाहिए ताकि वो अपने जीवन के सभी सुखों को क्या कर सके, पा सके। और तीसरा उसका जीवन स्तर है। अब जीवन स्तर मैंने आपको बताया था कि अच्छी कमाई आएगी या प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो उसका जीवन स्तर या लाइफ स्टाइल भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, या लाइफ स्टाइल अच्छी होगी उसकी, है ना। तो यही इन तीनों को चीज़ों को शामिल किया गया है। तो ये आप ध्यान रखना कि HDI के अंदर 3 आयाम रखे गए हैं, ज्ञान, स्वास्थ्य, जीवन स्तर को शामिल करते हुए मानव विकास के स्तर को मापने के लिए एक सूचकांक तैयार किया गया, यानी कि इंडेक्स तैयार किया गया। और ये सूचकांक इसलिए तैयार किया गया कि विकास परिणामों का मूल्यांकन करने की अंतिम कसौटी मनुष्य के विकल्पों का विस्तार होना चाहिए। इस प्रक्रिया में आर्थिक वृद्धि एक साधन है, साध्य नहीं है। सिर्फ विकास मतलब साधन है, उसका साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। इस सूचकांक ने विकास के मुद्दे को अर्थ केंद्रित से मनुष्य केंद्रित बना दिया। यह राष्ट्र के कल्याण और विकास के स्तर को मापने तथा विभिन्न राष्ट्रों के बीच तुलना करने हेतु प्रभावी सूचकांक है। यानी आज हम अमेरिका से अगर भारत की तुलना करें तो अगर हम बात करेंगे कि आप कैसे कह दोगे कि हाँ अमेरिका सबसे बेस्ट है, क्योंकि अमेरिका का हर व्यक्ति का जो जीवन है, लाइफ स्टाइल है, वो उच्च लेवल का है। यानी वहाँ की एक तो वहाँ पर क्या सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि जनसंख्या कम है, और शिक्षा यानी कि जो एजुकेशन है वो 90+ है ना। अपने यहाँ पर 90+ ना होकर के 70-75+, समझो मेरी बात। तो देश की बात कर रही हूँ मैं, 70-75+ के अंदर हमारी देश की साक्षरता है। और अगर अमेरिका की या अदर फॉरेनर कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ की साक्षरता 90+ पे। वहाँ का हर व्यक्ति कमा रहा है, बेरोजगार नहीं है, हर व्यक्ति कमा रहा है, और उनका जीने का बोलने का सबका तरीका अलग है। तो हम किसी देश की तुलना कर सकते हैं किसके द्वारा, मानव विकास के द्वारा, ठीक है, कि कितना विकास कर रहा है। तो अमेरिका को आज हम हमसे उच्च क्यों मानते हैं, हम खुद ही कहते हैं के लोग कैसे रहते हैं, है ना, करते ही ना, हम कंपैरिजन करते हैं। तो ये कंपैरिजन का यही तरीका है। अब भारत में हम बात करेंगे प्लानिंग्स की, यानी कि भारत में नियोजन्स यानी प्लानिंग्स क्या क्या की जाती है। तो समझिए इस बात को कि भारत के जो भारत में क्या किया जा रहा है। अब देश के प्रत्येक व्यक्ति के मानव कल्याण की बात की जा रही है। मानव कल्याण का मैंने आपको बताया कि अगर HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक की बात करें तो सबसे पहले रखा गया ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है कि व्यक्ति को शिक्षा देनी चाहिए, उसको हर बात का ज्ञान होना चाहिए, हर बात की सूचना होनी चाहिए। तो ज्ञान होगा तभी व्यक्ति क्या करेगा, सब चीज़ों के बारे में जानेगा, ठीक है। और सब चीज़ों के बारे में जानेगा तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेगा, उसको लगेगा कि यार मुझे और चीज़ें जाननी चाहिए, तो अपने आप को क्या करेगा, वो स्वस्थ रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। और फिर इन दोनों में से मिलाएगा तो उसका जीवन स्तर भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। ये तीनों एक दूसरे के पूरक है ना। तो ऐसे ही क्या है भारत में कि सरकार ने सोचा कि हमारे जो देश की जो जनता है उसको क्या करना चाहिए, बेस्ट जीवन देना चाहिए। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, प्लानिंग्स बनाना कर दिया। अब प्लानिंग्स क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि भाई ओनली पुरुषों के लिए, इसमें मनुष्य का मतलब हो गया या मानव का मतलब हो गया या जनता का मतलब हो गया सभी, यानी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और पुरुषों के लिए, सभी के लिए कहा गया कि सबको 14 साल तक यानी RTE के तहत 14 साल तक के बच्चे को या 8वीं क्लास तक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है, और इस एजुकेशन को फ्री भी कर दिया गया है। समझ में आ रही मेरी बात, यानी 8वीं तक की शिक्षा आपको प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति को इतना तो ज्ञान होता है या इतना तो पढ़ लिख सकता है कहीं भी लिखी हुई चीज़ों को, ताकि वो अपने बारे में सोच सके। समझ में आई मेरे। तो इसके लिए बहुत सारे प्लानिंग्स बनाए गए, स्वास्थ्य से संबंधित बनाए गए, शिक्षा से संबंधित बनाए गए, कल्याण की बातें भी की गई, और जॉब रोजगार के प्लानिंग्स भी बनाई गई। तो भारत में नियोजन के काम हम देख लेते हैं किस किस में चल रहा है। हम समय, धन आदि संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करना चाहते हैं कि अधिकतम कार्यों को उन संसाधनों के उपयोग द्वारा सही ढंग से संपन्न किया जा सके। किसी भी घरेलू कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए सर्वप्रथम उसकी रूपरेखा यानी कि उसकी प्लानिंग्स करनी पड़ती है। हम घर में मान लीजिए कोई शादी है हमारे घर में, ठीक है, अब शादी है तो क्या शादी ऐसे थोड़ी कि हाँ लो जी बारात आ गई या फिर बारात लेके चले गए ये लो शादी, नहीं, हमको कम से कम 1-2 महीने पहले प्लानिंग स्टार्ट करनी पड़ती है कि भाई ये गार्डन होगा, यहाँ पर खाना होगा, यहाँ पर ऐसे हम वेलकम करेंगे, ये होगा वो पूरे एक मतलब हमने
प्लानिंग्स यानी ब्लूप्रिंट बना लेते हैं अपने दिमाग में कि अपन को ये सब करना है, समझ आया। तो हर कार्यक्रम या घरेलू कोई भी कार्यक्रम हो, छोटा से छोटा भी काम करोगे तो पहले आप प्लानिंग्स करोगे, समझ आया। तो ऐसे ही प्लानिंग्स करनी पड़ती है। इसके पश्चात व्यक्ति या परिवार अपने संसाधनों को इस प्रकार से उपयोग में लेने का प्रयास करता है कि वह श्रेष्ठ ढंग से क्या की जा सके, काम में ली जा सके, उसे जी सके। व्यक्ति या परिवार की भांति एक राष्ट्र भी अपने संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके अनेक लक्ष्यों को पूरा करना चाहता है। नियोजन वह टेक्निक है, यानी प्लानिंग्स वह तरीका है या वह टेक्निक्स हैं जिसको उपलब्ध संसाधनों की प्राथमिकता क्रम में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों में अनुकूलतम आवंटन, यानी कि उसके अकॉर्डिंग, यानी जो भी हम कोई चीज़ का प्लानिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए शादी का काम है, पता लगा कि हमने तो भाई बच्चे का प्रोग्राम का कार्यक्रम रख दिया, ऐसे नहीं होता है। तो अनुकूल कार्यक्रम, अगर जो कार्यक्रम है उसके अनुकूल ही हमको संसाधन चाहिए और उसका आवंटन यानी उसका जो वितरण करेंगे या कोई भी काम बांटेंगे तो वो भी उसके अनुकूल ही होना चाहिए। उपयोग करके उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। नियोजन के कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं, जिसमें प्रथम घटक तो क्या है कि प्राथमिकता क्रम में निर्धारित सुपरिभाषित लक्ष्य एवं उद्देश्य, यानी आप जो भी कार्यक्रम करने जा रहे हो पहले तो आप लक्ष्य क्या है आपका, यानी आपका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले उद्देश्य है, मान लीजिए घर में हमारा प्लानिंग जिस कार्यक्रम के लिए बनाया जा रहा है, मान लीजिए घर में है शादी। अब शादी की प्लानिंग बनाएंगे तो ये तो पता लग गया हमारा उद्देश्य है शादी का कार्यक्रम बनाना है। भाई पहला तो हो गया हमारा कि लक्ष्य है कि शादी को अच्छी तरह निपटाना है, कोई मतलब बखेड़ा नहीं चाहिए या कोई बदमाशी नहीं चाहिए, हमको अच्छे से सुख शांति से शादी को निपटाना है। तो ये हमारा हो गया उद्देश्य। और दूसरा हमारा है कि जो हमारे पास साधन है, साधन बोले तो अगर शादी है तो पैसा होना चाहिए। अब पैसा, जो हमारे पास पैसा है उसी पैसे में वो निपट जाए, ऐसे नहीं हमको कर्जा लेना पड़े, ऐसा नहीं करना है हमको। यानी उपलब्ध साधनों के अंदर ही हमें उस कार्यक्रम को क्या करना है, निपटाना है। तो यानी उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाया जा सकता है। और तृतीय की है कि अनुमान लगाया, अब हमने भाई मेरे को मान लीजिए 1 लाख की शादी करनी है, अब मेरे पास में उपलब्ध साधन है 1 लाख रुपया। अब उस 1 लाख रुपये के अंदर हमको क्या क्या काम करने हैं, यानी क्या क्या चीज़ें करी उसको भी लक्ष्य करेंगे कि भाई ठीक है 1 लाख के अंदर 20,000 का मान लीजिए दहेज आ गया, 20,000 के अंदर हमने खाना भी खिला दिया, 20,000 के अंदर हमने ये भी कर दिया। ऐसे ऐसे करके हमने जो उस उपलब्ध साधन के अंदर या उपलब्ध पैसों के अंदर हमने तीसरे नंबर का जो प्लान बनाया वो बनाया कि उस पैसों के अंदर हमको इतने सारे लक्ष्य पूरे करने हैं। आ रही समझ में। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि द्वितीय अनुमान लगाकर, यानी कि अब अनुमान लगाया जाएगा उन पैसों के अकॉर्डिंग कि संसाधनों का विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुकूलतम आवंटन या उपयोग। अभी बता ही दिया मैंने आपको कि 1 लाख रुपया है, उसको अब इस तरह से डिवाइस करना है कि हमारे सारे लक्ष्य पूरे हो जाएं और इस तरह से बांटना है। तो अनुकूलतम आवंटन का मतलब होता है कि उसके अनुसार बांटना है। 20,000 का डाइस आ गया, 20,000 का खाना हो गया, 20,000 के हमने लड़की के लिए कपड़े खरीद लिए, 20,000 के घर वालों के लिए हमने विदाई का सामान खरीद लिया। आगे समझ में। तो ये आवंटन हो गया। तो ये इसके मुख्य मुख्य घटक है यहाँ पर। यद्यपि आर्थिक नियोजन की अनेक परिभाषाएं हैं, लेकिन सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के उपयोग से निर्धारित सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का विज्ञान ही आर्थिक नियोजन है। कहने का मतलब ये है कि हम जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, सामाजिक लक्ष्य, यानी हमने शादी का जो प्रोग्राम पूरा निपटा दिया जिसमें सब खुश भी हो गए और हमने अपने उन पैसों में सारा काम भी कर लिया। तो ये जो हमने प्लानिंग्स करी और ये जो हमने अपने काम को अच्छी तरह निपटाया, यही एक क्या है, विज्ञान है, एक साइंस है। यानी उस हमारा जो टेक्निक्स थी, हमने टेक्निक्स यूज़ करी, हमने हर चीज़ को एक सिस्टम से बांट लिया कि ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो ये सब एक क्या है, एक कला है, एक विज्ञान है। आर्थिक नियोजन की प्रक्रियाएं में महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय प्राधिकार द्वारा लिए जाते हैं। अब क्या है कि भारत देश के अगर अपन को कोई प्लानिंग्स बनानी है, कोई भी कानून मतलब प्लान्स करने हैं या नियोजन के कार्यक्रम बनाने हैं, तो उसका जो फैसला लेने का काम है वो कौन करता है, वो केंद्र सरकार करती है। तो केंद्र सरकार के अधिकार में है सारे प्लान्स को बनाना। फिर वो राज्य सरकारों में मतलब वितरित, जैसे मान लीजिए अभी कानून आए थे बहुत सारे, जिसमें एक कानून तो था कि आप CAA आया था, अब एक नया कानून चल रहा है जनसंख्या नियंत्रण। तो ये कहाँ से बनते हैं सारे कानून, ये सारे कानून बनते हैं केंद्र सरकार की तरफ से। और सबसे पहले इन कानूनों के लिए क्या किया जाता है, एक बिल पास किया जाता है। और वो बिल कहाँ पास किया जाता है, वो संसद में पास किया जाता है। और दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के इस पर क्या होते हैं, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के लोग मत दिए जाते हैं। फिर इस पर जब ये दोनों संसद संसद के दोनों सदन जब इस पर अपने सहमति दे देती है, तो फिर इस पर क्या होते हैं, राष्ट्रपति के अधिकार होते हैं। फिर ये क्या हो जाता है, ये कानून में परिवर्तित हो जाता है और ये कानून फिर क्या हो जाता है, लागू होने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इनको आवंटित यानी इसको बांट दिया जाता है राज्य सरकारों में भी और केंद्र सरकारों में भी। आगे समझ में।
अब आगे चलते हैं इसके अंदर। तो अर्थव्यवस्था की गति, दिशा, प्रबंध एवं निर्धारण केंद्रीय अधिकार के द्वारा तय किया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया है कि अर्थव्यवस्था में क्या क्या, कितनी तो गति लानी है हमको, ठीक है, कौन सी दिशा देनी है और क्या मैनेजमेंट यानी प्रबंधन करना है, और निर्धारण क्या करना है हमको, यानी क्या एक फिक्स करना है कि ये काम है। अब अभी देखिए कोरोना चल रहा है, अब कोरोना में बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था को क्या पहुंची है, चोट पहुंची, क्योंकि बिजनेस ख़त्म हो गए सारे के सारे। लोग जो मतलब नॉर्मल फैमिली के थे या मध्यम फैमिली के थे, उनका वो सब एक तरह से नीचे की साइड आ गए हैं सब लोग, यानी निम्न स्तर पे आ गए। अब वापस से जब सरकार इनके लिए क्या करेगी, अब सरकार जो बेरोजगार हो गए थे उनको वापस से रोजगार देगी, उसको एक गति प्रदान करेगी बिजनेस को। तो मैं आपको बताती कि जैसे अब इस अर्थव्यवस्था, अब क्या है कि इस टाइम पे जो भी नष्ट विनष्ट हुआ है, अब उसको क्या करेगी सरकार, उसको वापस से इक्वल लाने का काम करेगी। तो इसके लिए वो क्या करेगी, प्लानिंग्स करेगी भी। कोरोना काल में जो जो बर्बाद हुआ है या जो फिनिश हुआ है या मतलब जो भी कैसे मतलब जो कि ये हो चुका है कि अब इसको वापस से स्टार्ट करना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो इसके लिए वो क्या करेगी, प्लानिंग से स्टार्ट करेगी, यानी पहले प्लान बनाएगी किस गति तक लेके जाना है, यानी इसका क्या स्पीड मतलब क्या लेवल रखेंगे इस काम का। जो बेरोजगार हो गए उनको रोज़गार देना है, रोज़गार में कितना कितना उनका स्तर, यानी कितने कितने तक का उसका वो बनाना, उनका लेवल बनाना है, उसका आर्थिक क्रिया का वो आ जाएगा उसके अंदर। फिर एक दिशा देनी है कि भाई किस कौन से क्षेत्र में इनको लेके जाना है, ये आ जाएगा। फिर उसमें प्रबंधन, यानी कि अब इन लोगों को जो रोज़गार दिया जा रहा है, अब इनको रोज़गार की जो दिशा दे दी जाएगी, भाई आपको ठीक है, आपको कृषि क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कृषि क्षेत्र में डाल दिया इनको, ठीक है, या फिर ना नरेगा में जो मजदूर होते हैं उनमें डाल दिया। अब उनको ये बताएंगे कि उनसे काम क्या करवाना है, यानी मैनेजमेंट क्या करना है, ताकि वो ये लोग सबको कमाई भी कर ले और देश को नुकसान भी नहीं हो, जिनका एक मैनेजमेंट बनाया जाएगा। और ये सारे निर्धारण करने का काम कौन करती है, केंद्र सरकार। अब इसका आगे का जो टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इस सबको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और आप मेरे वीडियो को जो मेरा चैनल है उस पर जाके कमेंट्स किया करो। मुझे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर दिया करो, मैं देख लूँगी, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर दूँगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।